पहले कि मैं जो हयात गुजर मुझे और उसे मैं सर पे सना करूं, जो हयात गुजर मुझे और उसे मैं सर पे सना करूं, तेरा शुक्र फिर भी अदा हो, तेरा शुक्र कैसे अदा करूं? 18,000 मखलूकात में कोई किसी को मखलूक बना के पैदा कर सकता था, चूंटी मच्छर बना के भी पैदा कर सकता था, लेकिन पैदा किया तो अशरफुल मखलूकात इंसान बना के पैदा किया। जो हयात गुजर मुझे और उसे मैं सर पे सना करूं, तेरा शुक्र फिर भी अदा हो, तेरा शुक्र कैसे अदा करूं? और अशरफुल मखलूकात में कई किस्म के अक़वाम हैं, लेकिन जिस नबी की उम्मत में पैदा होने की नबियों ने तमन्ना की, ऐसे उम्मत मुस्लिमा में हमें पैदा फरमाया। जो हयात गुजर मुझे और उसे मैं सर पे सना करूं, तेरा शुक्र फिर भी अदा ना हो, तेरा शुक्र कैसे अदा करूं? और उम्मत मुस्लिमा के अंदर मादरजात अंधे पैदा होते हैं, मादरजात नंगे लूले पैदा होते हैं, जो जिंदगी भर माजूर होते हैं, लेकिन ऐसे माहौल में एक सही सालिम जिस्म के साथ पैदा फरमाया और तेरा शुक्र अदा करने का मौका दिया। जो हयात गुजर मुझे और उसे मैं सर पे सना करूं, तेरा शुक्र फिर भी अदा ना हो, तेरा शुक्र कैसे अदा करूं? तेरे दर पे खम रहे सर गिरा, तेरी रहमतों पे गुजर मिला। ये आंखों की नेमत, ये हाथों की नेमत, ये पाँव की नेमत, ये बदन के 360 जोड़ की नेमत। एक जोड़ में अगर ढीला हो जाए तो माजूर हो जाएंगे। तेरी रहमतों पे गुजर मेरा, तेरे दर पे खम रहे सर मेरा, तेरी रहमतों पे गुजर मेरा। मैं दुआ करूं तो सुना करे, तो दिया करे मैं लिया। मेरे एक दामन उम्र में न जाने कितनी निगाहों की है जिंदगी हमारी 60-70 साल की। इस जिंदगी के दामन में हमारी कितनी शर्मिंदगियां हैं ये मालूम। मैंने अपने माँ का हक अदा किया है, अपनी बीवी का हक अदा किया है, सही मालूम है अपने बच्चों का हक अदा किया है, अपने मोहल्ले वालों का हक अदा किया है, अपने पड़ोसियों का हक अदा किया है, अपने गाँव का हक अदा किया है। नहीं मालूम कहाँ कितनी अपने ओहदे का हक अदा किया है, सही मालूम कहाँ कितनी शर्मिंदगियां हैं। मेरे एक दामन उम्र में है न जाने कितनी निदामतें, मेरा हाथ दिमाग भी बगैर हो, यही रात की मुझे दुआ ज़मज़म गुलाब व अंबर व कौसर से मुश्क से, ज़मज़म गुलाब व अंबर व कौसर से मुश्क से होकर ज़बान पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाया करेंगे हम। कांटे गुबार और अंबर व संगे दरे रसूल आंखों का से मैं दोबारा बात देता हूँ। ऑर्डर मेवा जनाब बच्चन बनी और रियासती जनाब वहीद साहब, जिनकी कोशिशों और काविशों से हम 30 अज़ला में हमारी तंजीम बनाने में कामयाब रहे। अल्लाह के फजल करम से ये आज मुबारक दिन हमें देखना नसीब हुआ कि 30 अज़ला के आज पहली मरतबा जरूर करना के फरमाइश हुई। तमाम अज़ला के सरपरस्तों और जिम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ यहाँ पर तशरीफ आए और आज की इस महफिल को कामयाब दर्शन साहब को चले गए, उनके जमीन हिदायतें छोड़ कर गए। अल्लाह ताला हमें मौका अता फरमाए तो उनकी हिदायतों पर हम अमल करने की कोशिश करें। मैं आज मेहमान जनाब जमीन पाशा साहब वजीफा कौम के हमदर्द और रियासती कर्नाटक मुस्लिम कोऑर्डिनेटिंग कमेटी का प्राउड और उनको देखते हुए, मोहसिन साहब को देखते हुए, जमीन पाशा साहब को जब भी हम देखते हैं कि भाई से कौम के लिए भाई से इत्तेफाक है लोग विलेज ऑफ द कम्युनिटी है, देखते ही फख्र सा महसूस होता है कि इनके सीने के अंदर कितना दर्द है। यहाँ पर जितने भी अफराद जो बैठे हैं, क्रीम ऑफ द सोसाइटी, क्रीम ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, इसलिए कि मोतबर हैं, पढ़े लिखे हैं, मोतबर हैं, कौम इनको पढ़ा लिखा जानती है। अब पढ़े लिखों का काम क्या है?
हमारे खुद जिस्म के अंदर एक चीज ऐसी कीमती है कि वो सारे जिस्म का दर्द अपने अंदर समाये हुए। कौन सी है? हमारी आंख। हमारी आंख, जब हमें कुछ बदन में तकलीफ महसूस होती है तो हमारे आंखों से आंसू। हमारे रिश्तेदारों के अंदर कोई सानिहा पेश आता है, हमारे खूनी रिश्तेदारों में या आपके पड़ोस में कुछ दर्द भरा एक सानिहा पेश आता है तो आंखों से आंसू बहते। सारे जिस्म का, सारे खूनी रिश्तों का, सारे रिश्तों का दर्द हमारी आंखों में समाया। अब इसको तक मैं समझता हूं कि पढ़े लिखे अफराद कौम की आंख। अब इस शेर को इस पर मौजूद करता हूं, समाप्त फरमाएं। कौम गया जिस्म है, कौम गया जिस्म है, अफराद है आज़ाए कौम। कौम गया जिस्म है, अफराद है आज़ाए कौम। मुब्तलाए दर्द कोई अज़ू हो तो रहती है आंख, किस कदर हमदर्द सारे जिस्म की होती है आंख। अल्लाह ताला हमारी आंखों का जज्बा हमारे इन पढ़े लिखे अफराद में बेदार फरमा दे तो हमारी कौम की भलाई के लिए कहा। चंद बात है, मैं हमारे मेहमान खुशूसी की नजर पेश करना चाहूंगा। चंद बात जो आज से 70 साल होने के बाद, आजादी के 70 साल होने के बावजूद हम इसमें नाकाम रहे। एक वसंत नगर में, बेंगलुरु में, रियासती हेडक्वार्टर में हर कौम के लिए एक भवन, देवराज अरस भवन, मराठा भवन, बड़वा भवन है, अंबेडकर भवन है, लेकिन उर्दू भवन नहीं। ये क्यों? हमारी कायदाना सलाहियत 70 साल से क्या मफूज है? मैं चाहूंगा कि जमीर पाशा साहब की रसाई वजीर आला तक है, उनके जहन में यह बात डालें कि हर कौम के लिए एक भवन है और हमारे लिए क्यों नहीं? एक उर्दू भवन जरूरी है हेडक्वार्टर में। 70 साल हो गए, अफसोस का मकाम है, हर जिले में होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे काफी चूंकि असातिज़ा की बिरादरी बहुत है हमारे मेवा में, हमारे उर्दू स्कूल्स जहां मस्जिदों में चल रहे हैं उसका आज तक रेंट नहीं दिया गया। ना उनको लिपाई पुपाई होती है गवर्नमेंट से, ना उन मस्जिदों को रेंट दिया जाता है, ना वहां इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है। मस्जिद की कमेटियों को उसकी देखभाल करनी पड़ती है। ऐसा क्यों? जहां तक हो सके मेरी आजीजाना इल्तिमास है कि मस्जिदों के अहाते से निकालकर उनको सेक्युलर जो कन्नड़ा स्कूलों में बड़े बड़े मैदान है वहां पे उर्दू स्कूलों का ध्यान हो, और जिस तरीके से कन्नड़ा स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा सहूलतें दिए हैं वो उर्दू स्कूलों को किया जाए। तीसरा, जितने गवर्नमेंट उर्दू स्कूल्स हैं 8 साल 10 साल हो गए आज तक लिपाई पुपाई नहीं हो रही हो। दूसरा, सैनिटेशन का प्रॉब्लम है, वाटर फैसिलिटी का प्रॉब्लम है। ये जो बेटरमेंट कमेटी को पैसा आता है, उस बेटरमेंट कमेटी में उन गरीब बच्चे जो उर्दू स्कूलों में तालीम पाते हैं उनके माँ बाप को उस कमेटी का मेंबर बना दिया जाता है। बेचारे उन लोगों को सुबह से शाम तक अपनी रोजी रोटी की फिक्र रहती है। यहाँ पर उर्दू की बेटरमेंट, उर्दू स्कूलों का बेटरमेंट क्या करेंगे? इस पॉलिसी को बदलना है। उस बेटरमेंट कमेटी के अंदर वहाँ का कॉर्पोरेटर हो, वहाँ का कोई रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, वहाँ के कोई जिम्मेदार अहबाब नौजवान हो, उसके साथ साथ पेरेंट की 1 or 2 पेरेंट्स कमेटी हो। अब देखा जाए तो सारी रियासत में उर्दू स्कूलों के तमाम बेटरमेंट कमेटी के मेंबर उन बच्चों के वालिदैन, अब उन बच्चों के वालिदैन उनकी रोजी रोटी में सर देता है। यहाँ का उर्दू का भलाई क्या सोचेगा, उर्दू स्कूल की भलाई क्या सोचेगा? इस पॉलिसी को बदलना है। मैं आपको बताता रहा हूँ। तीसरा, ये गवर्नमेंट हाई स्कूल्स, पीयूसी और डिग्री कॉलेजेस जहाँ भी उर्दू लेक्चरर्स की वैकेंसी होती है तो उसको फिलअप नहीं किया जाता, उसको उस पोस्ट को ऐसे ही अबालिश होते जा रहे हैं और बच्चों को बहुत तकलीफ महसूस हो रही है। ये भी ख्याल वजीर आला के जहन में लेकर आए, उससे कर्नाटका मुस्लिम कोऑर्डिनेटिंग कमेटी के जाने से आप लेकर आए कि किसी हालत में जो वैकेंसी क्रिएट होती है इमीडिएट उसका लेवल बदल वहाँ आता हो ताकि हमारे बच्चों को सहूलत हो। ये तकलीफ को महसूस कर रहे हैं। चौथी बात, डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटीज से
एनजीओ को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए पैसा दिया जाता है। कोई एनजीओ अगर डिस्ट्रिक्ट में है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कराना चाहता है तो पैसा दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि मेवात इसकी जिम्मेदारी ले। केएसटी मेवात अल्हम्दुलिल्लाह 30 जिलों में कायम है, तो अपनी कौम के बच्चों को एफडीए का, एसटीए का एग्जाम, ड्राइवर रिक्रूटमेंट का एग्जाम और जो भी एग्जामिनेशंस केएस का, आईएएस के एग्जामिनेशंस हैं, वही कहीं पर भी एक ख्याल लेकर, जिस तरीके से मोहसिन साहब ने कहा कि शादी महलों को इस्तेमाल किया जा सकता है, मस्जिदों में बड़े-बड़े मस्जिदों के जहनों को इस्तेमाल किया जा सकता है, केएसटी मेवा के जिम्मेदार पूरे 30 जिलों में जिम्मेदारी ले। क्योंकि चावल में कंकर की तरह है हमारे आईएएस अफसर, और उन कंकरों में जो रिटायर होने के बाद हम देखते हैं तो रोना आता है कि हमारे कोई अफसर मौजूद नहीं है। तो आईएएस अफसर, केएस अफसर जो थे, सनाउल्लाह साहब थे, जमीर पाशा साहब थे, जो सब अब मोहसिन साहब पे तो फिर खाली रहेगी सीट। तो जरूरत है इस बात की है हम अपने बच्चों को वहां तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करें। मैं आप ठान लें आज जनरल बॉडी मीटिंग में अपने अपने जिलों में जो नौजवान अनएम्प्लॉयड हैं, पढ़े लिखे हैं, होनहार हैं, उनको जो है केएस, आईएएस एग्जामिनेशन, दूसरे रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन को, जहां तक उनको लाइब्रेरी की सहूलत है, जहां तक जो डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटी से जो पैसा मिलता है वो केएससी मेवा को मिले और केएससी मेवा के जिम्मेदारी के साथ निभाएं। और 15 पॉइंट प्रोग्राम की मीटिंग आप भी म्युनिसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी रह चुके हैं, अब माइनॉरिटी मोहम्मद मोहसिन साहब रह चुके हैं। कोई डिप्टी कमिश्नर 30 जिलों में जिम्मेदारी के साथ 15 पॉइंट प्रोग्राम की मीटिंग नहीं कर रहा। यहाँ पर मैं चाहता हूँ, मालूम ही नहीं 15 पॉइंट प्रोग्राम में क्या है। प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम इंदिरा गांधी के जमाने से चला आ रहा है, अगर वो सही मानों में इंप्लीमेंट होता तो हमारी ये हालत थी। क्यों? बजट का 15% जो है मुसलमानों के हक में है, माइनॉरिटीज के हक में है। 15% में 14% या 13% मुसलमान है, बाकी के 2-3% में सिख, ईसाई वगैरह है, तो 12% हाउसिंग आ सकती है कि इसलिए कि वहां पर इंप्लीमेंट जो बजट आता है उसको 15% ज्यादा हो गई है, तो उसको पूछने वाले कौन है। इसलिए मैं चाहता हूं, आपकी बहुत अदबन गुजारिश करता हूं कि केएसटी मेवा का प्रेसिडेंट या केएससी मेवा को ये जिम्मेदार साथी, वक्फ बोर्ड का प्रेसिडेंट या वक्फ बोर्ड का जिम्मेदार साथी हर डिस्ट्रिक्ट में, और उसके साथ एक सोशल वर्कर, इन तीनों अफराद को 15 पॉइंट प्रोग्राम कमेटी में शामिल किया जाए ताकि मालूम हो कि गवर्नमेंट में क्या है। One from KSC मेवा, one from वक्फ बोर्ड ऑफिशियल्स, one from एज अ सोशल वर्कर, इन तीनों को लेकर उस कमेटी में शामिल किया जाए ताकि 30 जिलों में भी हमारी जब तंजीम है तो 30 जिलों के डिप्टी कमिश्नर के पास भी हमारा बैठना उठना जरूरी है, वहां के गवर्नमेंट के स्कीम्स जानना जरूरी है। और 15% जो हमारा हक है, हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं है, जो हमारा हक है। अगर 100 घर आए हैं आश्रय कैंपेट करके तो 15 घर मुसलमानों को मिलना है, तो इसको दिलाने की जिम्मेदारी हमारी होती। तो पूछना है, छीन कर खाना है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जमाना है। अब जब हम जानते हैं, अब कौम की आंख हम बने हैं, तो कौम का दर्द हमारे अंदर समाना है, और उस दर्द को लेकर हम कौम के आगे आना है और कौम की भलाई का हम सोचना है। यही मैं आपको गुजारिश करता हूं कि जहां तक हो सकता है 15 पॉइंट प्रोग्राम को अवसर तश्कील की जाए, और एक केएससी मेवा के मेंबर को, एक वक्फ बोर्ड के मेंबर को, और उसके साथ एक सोशल वर्कर को उसमें शामिल किया जाए। आखिर में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, अगर एक ग्राम पंचायत का मेंबर हमारा हो गया तो बाकायदा उसके हिस्से में क्या है वो अपने कौम के लोगों को संभाल देगा। तालुक पंचायत का मेंबर भी हो गया तो उसके हिस्से में जो बजट आएगा वो संभालेगा। जिला पंचायत का मेंबर जो बनेगा वो संभालेगा। एमएलसी जो होगा वो संभालेगा और एमएलए जो होगा वो संभालेगा। लेकिन 20% हमारी आबादी होने के बावजूद हमारा पॉलिटिकल वो लिंगायत 40% है, 80 पर 5 एमएलए उतर आते हैं। हमारा तकरीबन उनसे ज्यादा है आज पॉपुलेशन। अगर सर्वे रिकॉर्ड फरवरी में अनाउंस हुआ तो लिंगायतों से ज्यादा हमारी पॉपुलेशन है, लेकिन हमारी हालत क्या है? हमारे सिर्फ एमएलए 10-12 चुनकर आना बड़ी मुश्किल है। मैं चाहता हूं कि कर्नाटका मुस्लिम कोऑर्डिनेटिंग कमेटी और केएससी मेवा की जानिब से सरकार पर यह दबाव डाला जाए कि वो हमें जीत कर आने तो नहीं देते, हमें नॉमिनेट किए, हमें नॉमिनेट। ग्राम पंचायत मेंबर मुस्लिम इस तरीके से शेड्यूल कास्ट को नॉमिनेट करते हैं, मुस्लिम को नॉमिनेट, जहां तालुक पंचायत के मेंबर शेड्यूल कास्ट को नॉमिनेट करते हैं, मुस्लिम को नॉमिनेट। सर नॉमिनेट नहीं सर, हां और उसके बाद नहीं
इन चीजों को अब तक अप टू एमएलसी नॉमिनेट करेंगे और एमएलए को जो है रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूंसी मांगेगा। एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी किसी हालत में चुनाव लड़कर आने के नबजानी है, वहां पर जहां तक हमारे बीदर है, गुलबर्गा है, रायचूर है और ऐसे काफी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां हमारी पॉपुलेशन 60-70% है, जहां हम सुनकर आते हैं ऐसी 60-70% मुसलमानों की बस्तियों में ये लोग भेड़ों को भगाकर उनको जिताते हैं। किसी गैर कौम को जाओ जितना 1% 2% का पॉपुलेशन है, सिंधों को बिठाकर उनको जिताते हैं। ये क्या बात है? रिजर्वेशन होने के नाते और चुनाव दिलाते हैं, हम मांगेंगे रिजर्वेशन मांगेंगे। हाँ, रिजर्वेशन 10 हमारे एमएलए दो, 5 हमारे नहीं जहां पर रिजर्वेशन का मैं ये क्या चाह रहा हूं, अगर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी पर मुस्लिम हो गई तो किसी हालत में गैर कौम आप खंडे का नहीं, चाहे बीजेपी का हो मुस्लिम खंडा, चाहे जनता दल का हो मुस्लिम खंडा, चाहे कांग्रेस का हो मुस्लिम खंडा। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी पर मुस्लिम अगर 20-25 या 18-15 से 18 तक कभी हमें रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी का बनाने में कामयाब हो गए कर्नाटक में, तो मैं समझता हूं ये हमारी कामयाबी का जाहिर है। इतना कहते हुए अब जो भी यहाँ पर बैठे हैं ये इस शेर को अपने अंदर संभाले, इस बात करता हूं। एक ऐसी शान पैदा कर, अगर तुम डिप्टी कमिश्नर के पास जाए तो वो झिझकेंगे, अगर तुम किसी एमएलए के पास जाए तो वो झिझके। एक ऐसी शान पैदा कर कि बातिल थर-थरा उठे, एक ऐसी शान पैदा कर कि बातिल थर-थरा उठे, नजर तलवार बन जाए, नफस छनकार हो जाए। सुभान अल्लाह।